नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में नौकरी से निकाले जाने से नाराज तिब्बी महकमे के लोगों का एहतजाज। स्कर्दू में महंगाई के खिलाफ आवाम का हल्ला बोल। और वादी में टेनिस की बढ़ती मकबूलियत। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, जहां बेरोजगारी की शरह काफी ज्यादा है, वहां अगर किसी को मुलाजमत हासिल हो तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अगर मुलाजमत तिब्बी महकमे की हो तो जल्द ही खुशियां काफूर हो जाती हैं। इसकी वजह यह है कि यहां नौकरी तो है, लेकिन तनख्वाह शायद ही कभी वक्त पर मिलती हो। तिब्बी महकमे से मुतालिक मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, इस महकमे के लोग, जिनमें खवातीन की तादाद काफी ज्यादा है, काफी दिन से तनख्वाह के बिना काम कर रही हैं। और आखिर एक दिन इनका सब्र जवाब दे गया, जब इन्हें मालूम पड़ा कि सैलरी और उसमें इजाफे की कौन कहे, अब तो इस इदारे का ही शटर डाउन होने वाला है, यानी इन सभी की नौकरी जाने वाली है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर जलसे, जुलूस और एहतजाज का मरकज बनता जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी अपनी फरियाद के लिए जुटते हैं। गुज़िश्ता रोज यहाँ नर्सिंग महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, खासतौर से खवातीन भी अपने हक के लिए जिला मीरपुर में इकट्ठा हुई। मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ यानी MNCH के तहत इनकी तकरीरी तकरीबन 15 बरस पहले हुई थी, लेकिन अब इन्हें अचानक नौकरी से निकाला जा रहा है और ये इदारा ही खत्म किया जा रहा है। हम पिछले 15 साल से MNCH में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, और अगर पिछले 15 साल में हमने जो सर्विसेज प्रोवाइड की है MNCH में, या जो खिदमात हमने लोगों को दी हैं, या जो लोगों को हमने फैसिलिटेट किया, अगर वो मैं गिनने पे आऊं तो मेरे ख्याल में यहाँ पे पूरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन वो गिनने पे पूरी नहीं पड़ेंगी। और उसके बाद एंड पे हमें नतीजा ये दिया जा रहा है कि आप लोगों की जरूरत नहीं है। जिन सेंटर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों का कंसेप्ट ही नहीं था कि 2 बजे के बाद हमें हॉस्पिटल में कोई बंदा कभी मिलेगा। ये लोग अपने हक के लिए सड़कों पर न उतरें तो भला क्या करें? इन्हें मालूम है कि जब तक ये हुक्मरानों पर दबाव नहीं डालेंगी, इन्हें अपना हक नहीं मिलेगा। इनमें से किसी का ताल्लुक कोटली से है तो कोई मुजफ्फराबाद से यहाँ आई हैं, तो वहीं कुछ लोगों की वाबस्तगी मीरपुर से ही है। इनका ताल्लुक भले ही मुख्तलिफ अजला से है, लेकिन इनकी मांग एक है, इनकी मुश्किलें एक हैं। ये कोई बड़ी मांग नहीं कर रही, बल्कि मुस्तकिल नौकरी मांग रही हैं। इस महकमे को खत्म करना, मैं कहती हूँ कि सिर्फ 1100 मुलाजमीन की बात नहीं है। आजाद कश्मीर की जो आबादी है उसका 90% जो लोग हैं ना, वो इस महकमे के खत्म होने से उन लोगों की सर्विसेज जो उनको प्रोवाइड की जा रही हैं वो भी खत्म हो जाएंगी इसके साथ। इसलिए हम लोग हुकूमत से ये आइजाना रिक्वेस्ट करते हैं कि ना सिर्फ वो हमें फैसिलिटेट करें, बल्कि वो उन गरीबों को भी फैसिलिटेट करें जिनको हम लोग हर वक्त सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये महकमा खत्म होगा, तमाम जो BHQs हैं, RHCs हैं, वो 2 बजे बंद हो जाएंगे। और देहाती इलाकों में वो लोग ज्यादातर रहते हैं जो तो किराया ही नहीं अफोर्ड कर सकते, वो कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। इनका ये कहना है कि हुकूमत अपने लिए तो ऐशो आराम के सभी साधन जुटा लेती है, लेकिन जब इन लोगों को पैसे देने की बारी आती है तो फंड की कमी का रोना रोती है। हुक्मरान मुख्तलिफ बहानों से बैरूनी मुल्कों के सैर सपाटे पर निकल जाते हैं। अगर बैरूनी मुल्कों के दौरे के लिए उनके पास पैसों की कमी नहीं है, तो भला हजारों हेल्थ वर्कर को क्यों बेरोजगार किया जा रहा है? हुकूमत ये क्यों नहीं सोच रही? ऐसा करने से देही इलाकों में तिब्बी खिदमात की सहूलत चरमरा जाएगी। देहाती इलाकों में सर्विसेज कम होती हैं, जहाँ पर लोगों को फैसिलिटीज नहीं मैसर होती हैं। ऐसे इलाकों में जहाँ पर दाया का ट्रेन ख़त्म करके हम स्किल्ड पर्सन, हमें 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद हम लोग वहाँ पर जाके अपने सर्विसेज देते हैं। जैसे कि पोलियो में हम लोग जाते हैं, जैसे कि हम एंटी नेटल, पोस्ट नेटल, C-सेक्शन के बाद बाकी सारी उनकी ट्रीटमेंट करना। बहुत से मुश्किलात एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाके, जहाँ पे हम लोगों के लिए कोई बंदोबस्त नहीं होता है, ऐसे इलाकों में जाकर हम अपनी सर्विसेज देते हैं। हमारे साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हुई है। हुक्मरान ये सोचने की जहमत नहीं उठाते
कि इन लोगों में कोई औरत बेवा है तो किसी के ऊपर अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिम्मेदारी है, तो किसी के बच्चे को स्कूल में फीस नहीं भर पाने की वजह से निकाल दिया गया है। अगर हुकूमत तिब्बी महकमे के लिए भी फंड का इंतजाम नहीं कर पा रही है तो ये कैसी निकम्मी और नाअहल हुकूमत है। इनमें से बहुत से खवातीन ऐसी हैं जिनके ऊपर पूरे कुनबे की जिम्मेदारी है। बिना पैसों के ये लोग अपना गुजारा कैसे चला रही हैं, इसका सिर्फ तसव्वुर ही किया जा सकता है। अगर कोई सर्विसेज दे रहा है वो हमारी कम्युनिटी मिडवाइफ दे रही है या फिर हमारी एलएचबी वहां पे अपनी सर्विसेज दे रही है, तो मैं समझता हूं कि अगर इस प्रोग्राम को बंद करने से न सिर्फ ये कि हमारा माशी कत्ल होगा बल्कि उन लोगों के साथ भी नाइंसाफी होगी जो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। जब अपने कहे जाने वाले हुक्मरान ही फरियाद सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो भला ऐसे में ये लोग कहां जाएं, क्या करें? तिब्बी महकमे की बदहाली की वजह से ही यहां पर काबिल डॉक्टरों की शदीद कमी है। बड़े नामचीन डॉक्टर यहां आने की बजाय पाकिस्तान में ही रहना पसंद करते हैं। जिन्हें बाहर जाने का मौका मिलता है वो बैरूनी मुल्कों में जॉब को तरजीह देते हैं, लेकिन हर कोई तो डॉक्टरों की तरह इतना खुशकिस्मत नहीं कहा जा सकता। इसलिए अब इन्हें लगता है कि ऐसी नौकरी से तो बेरोजगार होना बेहतर है, क्योंकि तब इनके पास कुछ और काम करने की गुंजाइश थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गई है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एक बात तो शर्तिया तय है कि हुकूमत उतनी बदहाल नहीं है जितना वो दिखावा करती है। अगर वो चाहे तो तिब्बी महकमे में काम करने वाले किसी भी मुलाजिम की नौकरी नहीं जाएगी। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहां पर नौजवान नस्ल की बेहतरी के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इकदामात किए जाते रहे हैं। तदरीसी निजाम की बेहतरी, मल्टी सेक्टर्स में इनके जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट पर खास तवज्जो तो दी ही जा रही है, लेकिन इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात महज पढ़ाई लिखाई से ही पूरी नहीं होती है, बल्कि मुख्तलिफ खेलों के जरिए इन्हें तंदुरुस्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए इन्हें इनके पसंदीदा खेलों में आगे लाया जा रहा है। टेनिस एक ऐसा खेल है जो इन दिनों वादी के नौजवानों में मकबूलियत हासिल करता जा रहा है। मकामी खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए कौमी सतह पर इस खेल की ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और टूर्नामेंट्स करवाए जा रहे हैं, जिनमें मकामी खिलाड़ी बेहद जोशो खरोश के साथ शिरकत कर रहे हैं। टेनिस एक ऐसा खेल जो चंद बरसों में ही श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में नौजवानों की दिलचस्पी का बाइस बन गया है। इसके पीछे जम्मू कश्मीर की खेल इंतजामिया और एसोसिएशंस कार फरमा है। इस सिमत में श्रीनगर शहर में कौमी सतह के कैंप्स और खेल मुकाबले मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इन दिनों भी राजबाग के गिंदुन स्टेडियम में मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर में सॉफ्ट टेनिस का नेशनल लेवल का कैंप और टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी लड़के लड़कियों और दूसरे सूबों के खिलाड़ियों ने शिरकत की। इसमें तो एक्चुअली बहुत सारे बच्चे आते हैं खेलने के लिए, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल गेम है और ये जो सॉफ्ट टेनिस गेम है ये रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज किया है। यहाँ तक कि जे&के गवर्नमेंट, जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, दिन ब दिन ज्यादा ही बच्चे आते हैं पार्टिसिपेट के लिए। लॉन टेनिस के मुकाबलों में सामने वाले पर जीत दर्ज करने के लिए खिलाड़ी पूरा दमखम लगाते दिखाई दिए। स्किल और टेक्निक का भरपूर इस्तेमाल मैच के दौरान नजर आया। काबिले गौर है कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और दूसरे खेलों की बनिस्बत टेनिस को स्पोर्ट्स इंजरीज के लिहाज से काफी सेफ माना जाता है। शायद यही वजह है कि इस खेल में मकामी बच्चे व नौजवान बड़ी तादाद में आगे आ रहे हैं।
سافٹ ٹینس باقی گیمز بھی اچھی ہے لیکن سافٹ ٹینس بھی بہت ہی اچھی گیم ہے اور جیسے سرکار اس کی طرف توجہ دے رہی ہے اور فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے اور اسی لیے اور اس میں انجری کا بھی خطرہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے لوگ اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. جب زیادہ فیسلٹیز ہوں گی، زیادہ کورٹس ہوں گے، زیادہ کیمپس ہوں گے، زیادہ ایکٹیویٹیز ہوں گی اس پہ تو زیادہ لوگ اس کی طرف آئیں گے اور کھیلیں گے. ٹینس کی ان قومی کھیل سرگرمیوں میں جموں کشمیر کے کھلاڑیوں کی کامیابی کا دار و مدار ان کی فٹنس کو جاتا ہے، جس کے لیے یہ سبھی کھلاڑی اپنی پریکٹس کے دوران پوری شدت سے کوشاں رہتے ہیں. قابل ذکر ہے کہ مقامی نوجوانوں کے مطابق پیشے ورانہ کھیل ٹینس ان کے لیے ایک بہترین کریئر آپشن تو ہے ہی، ساتھ میں معاشرے کے دوسرے نوجوانوں کو دیگر سماجی برائیوں سے بچانے میں کافی اثردار بھی ہے. سافٹ ٹینس بھی ایک اچھی گیم ہے، ہر ایک گیم کی اپنی امپورٹینس ہوتی ہے. ہم نے سافٹ ٹینس کو امپورٹینس دی ہے اپنی لائف میں کیونکہ اکارڈنگ ٹو می سافٹ ٹینس از بیٹر، اٹس ویری بیٹر. اور اس سے انسان فٹ بھی رہتا ہے. گیم اسپورٹس تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے آج کل کی جو یوتھ ہے ان کی لائف میں اسپورٹس کی بہت زیادہ امپورٹینس ہونی چاہیے کیونکہ یہ برے کاموں سے بھی انسان کو دور رکھتا ہے. وادی میں ٹینس میں مقامی کھلاڑیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ان کھیل مقابلوں کے اطر انتظامیہ اور کھیل اداروں کی اور سے مشترکہ طور پر نیشنل لیول کی چیمپئن شپ کا اہتمام کیا گیا تھا، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جموں کشمیر میں بھی اسپورٹس کلچر بخوبی بڑھ رہا ہے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. سارا خان نے پی ایم او پی او کے کو ٹیگ کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ طالب علموں کی مدد کرو. مظفر آباد میں این ٹی ایس کا ایک مرکز ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں امتحان کے لیے اس گرم موسم میں اسلام آباد کا سفر کرنا پڑتا ہے. یہ طلبہ طالبات کے لیے کفایتی بھی نہیں ہے. میں نے گزشتہ سال اس بارے میں این ٹی ایس اور شفاعت محمود کو ای میلز بھیجے تھے. جمیل ناگری نے ٹویٹ کیا ہے کہ کامیاب باکسر عثمان وزیر نے افسوس ظاہر کیا ہے کہ گلگت بلتستان حکومت نے پہلے انٹرنیشنل پروفیشنل باکسنگ فیسٹیول کی حمایت نہیں کی. یہ سامنے آیا ہے کہ دعوت کے باوجود گلگت بلتستان حکومت کی جانب سے کسی بھی نمائندے نے اس ایونٹ میں شرکت نہیں کی. شبیر میر شینا نے ایک تصویر کے ساتھ ٹویٹ کیا ہے کہ اس پر سنجیدگی سے دھیان دینے کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان میں ہم پہلے سے ہی درخت اور ہریالی کھو رہے ہیں. درخت قیمتی ہیں، خدائی سے یہ کسی بھی طرح متاثر نہ ہوں. شری نگر گرل نے ٹویٹ کیا ہے کہ کرکٹ شاید واحد ایسا کھیل ہے جو بھارت کے ہر کونے میں کھیلا جاتا ہے. یہ تصویر کپواڑہ میں نوگام کے پاس کی ہے. چاروں اور کچھ بھی نہیں تھا، بس پہاڑوں کے نیچے یہ جگہ اور ندی بہہ رہی ہے. آفس آف ایل جی جے اینڈ کے نے ٹویٹ کیا ہے کہ کھیلو انڈیا یوتھ گیمز میں ایک یادگار طلائی تمغہ جیتنے اور ایک نیا ریکارڈ بنانے کے لیے عادل الطاف کو مبارکباد. جموں کشمیر کی سائیکلنگ ٹیم نے سیکنڈ رنر ٹرافی جیت کر رچا اتہاس. زندہ دل کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ تبریز عالم این آئی ٹی شری نگر کی ایک آئی ٹی طالب علم نے ایپ میں بگ کا پتہ لگایا تھا، جس کے لیے انہیں ریسپانسبل ڈسکلوزر پروگرام کے تحت کمپنی کی جانب سے توصیفی اسناد کے ساتھ 1 لاکھ روپے کا نقد انعام دیا گیا. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں نشر کی جا رہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے. بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے مستقبل کے نتائج کو تبدیل کرنے کے لیے حلقہ بندی کے ڈرامے کو حتمی شکل دینے کے بعد الیکشن کمیشن کو ووٹر فہرستوں پر نظر ثانی کی ہدایت کی ہے. پاکستان کا سرکاری ٹیلی ویژن چینل پی ٹی وی جموں کشمیر کے ہر معاملے پر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں لگا رہتا ہے. حال میں بھارت کے الیکشن کمیشن نے جموں کشمیر میں حلقہ بندی کے عمل کے بعد ووٹر فہرستوں پر نظر ثانی کی ہدایت کی ہے.
भारत के इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन चैनल पीटीवी को मिर्ची लग गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में साल 2019 के बाद अब जाकर वोटर लिस्ट की नजरसानी की जा रही है। 3 साल से जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट की नजरसानी का काम बंद था, लेकिन पीटीवी को किसी भी जायज अमल से परेशानी होती है और ऐसा ही मौजूदा मामले में भी हो रहा है। फौज में भर्ती के लिए मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ भारत में पुरतशद्दुद मुजाहरे। पाकिस्तान का प्राइवेट न्यूज चैनल न्यू न्यूज भी सरकारी टेलीविजन चैनल पीटीवी की तरह बदस्तूर भारत मुखालिफ खबरें दिखाने में मसरूफ रहता है। भारत की मरकजी हुकूमत ने मुल्क में बेरोजगारी का खात्मा करने और ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार देने के लिए फौज में तकरीरियों का आगाज करने का ऐलान किया है। इसे अग्निपथ स्कीम का नाम दिया गया है। अग्निपथ स्कीम भारतीय फौज में तकरीरियों का बेकरारी से इंतजार कर रहे नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। इस स्कीम से नौजवानों के साथ साथ हिफाजती अमले को भी फायदा होगा, लेकिन न्यू न्यूज चैनल अग्निपथ स्कीम की खबर को गलत रंग देने की कोशिश कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान की हालत गुज़श्ता कुछ वक्त से बेहद खराब है। कोरोना खत्म भी नहीं हुआ है और ना ही खत्म होने की कोई आसार हैं। इस बीच आसमान छूती महंगाई से हर कोई परेशान है। सब्जियों से लेकर खाने पीने के सामान महंगे होने से मंथली बजट काफी बढ़ा हुआ है। जिद्दी महंगाई से जल्द राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इस बीच महंगाई के जिन ने घरेलू बजट से लेकर किचन तक का जायका बिगाड़ दिया है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने की वजह से इसके कब्जे वाले इलाके गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल बेहद नाजुक है। खासतौर पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से हर कोई हलकान है और ऐसे में एहतजाज का ही रास्ता बचता है और स्कर्दू में ऐसा ही हो रहा है। स्कर्दू के अवाम का ये खास एहतजाज है बढ़ती महंगाई के खिलाफ। दरअसल महंगाई हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है, जिसके खिलाफ अवाम सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। राशन महंगा, किराया महंगा, दवाएं महंगी, यानी जिंदगी को छोड़कर मानो सब कुछ महंगा हो गया है। अवाम हलकान हैं और हुक्मरान बेपरवाह। इसलिए बैनर पोस्टर लेकर ये लोग यादगार चौक स्कर्दू पर एहतजाज में मुलव्विस हैं। इन्हें बढ़ते मसनूआत की कीमतों पर सख्त एतराज है, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की वजह से है। हम समझते हैं कि जो हालिया जो पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा किया गया है, यह गरीब आवाम की मुंह से नवाला छीनने की मुतरादिफ है। चूंकि हमारा मुतालबा है, गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा खत्ता है और मुतनाज़ा खत्ते में टैक्सेस का निफाज इंतहाई ज़्यादती है। हमारा आज के एहतजाजी मुजाहरे की वसातत से रियासत पाकिस्तान और आलमी इदारों से भी हम अपील करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में अब लोगों का जीना हराम हो चुका है। अब यहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। यादगार चौक कई एहतजाजों का गवाह रहा है। यहाँ कई यादगार धरने प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन इस बार मामला डायरेक्ट अवाम से जुड़ा हुआ है। बढ़ती महंगाई एक ऐसा मुद्दा बन चुकी है जिसका हर एक खासो आम पर असर पड़ रहा है। अमीरों को भी महंगाई अपनी चपेट में लेने लगी है और गरीब तो पहले ही इसके चलते बेहाल थे। बहुत से एक वक्त का खाना खाने को मजबूर हैं, तो बहुत से दोनों वक्त तो किसी तरह खा रहे हैं, लेकिन ये राशन उनका पेट भरने के लिए काफी नहीं है। यहाँ जो मराद याफ्ता तबका है, बालादस्त तबका, उनकी अय्याशियों के जो टैक्सेस के मद में जो उनकी अय्याशियाँ होती है, उनके बच्चों की अय्याशियाँ होती है, जिसमें जजेस है, जर्नल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं और टीवी चैनल के मालिकान हैं और बड़े जो एंकर्स पर्सन है जो सियासतदानों को लड़ाते हैं और जिन्होंने यहाँ एक फिजा कायम की हुई है कि मुल्क को आखिरी नहज पर पहुँचाने की, इस्लाम को खतरा होने की एक डोंग रचाया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ आम आदमी आज खत गुर्बत से नीचे में जिंदगी गुजार रहा है। पाकिस्तानी और मकामी हुकूमत ऐसे बयान देती आई है कि अवाम को राहत पहुँचाना उनकी अव्वलीन तरजीह है, लेकिन असल में उनकी तरजीह गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कमाई को लूटना और यहाँ के अवाम का हक छीनना है।
हालात इतने तशवीशनाक हो चुके हैं कि भूख और मुफलिसी के मारे अवाम खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। अवाम का इल्जाम है कि ना महंगाई पर कंट्रोल किया जा रहा है, ना नए घर बनाए जा रहे हैं और ना ही नई नौकरियां दी जा रही हैं। हुकूमत वक्त हमें ताज्जुब है, आए दिन पेट्रोलियम के मसनूआत की कीमतों में खौशरुबा इजाफा कर रहे हैं, जिसकी वजह से खासकर बल्तिस्तान, ये बैकवर्ड एरिया, हम लोग ज्यादा मुतासिर हैं इस चीज से। अब रियासत पाकिस्तान की बात करें, एक तो कहा जाता है इक़्तिसादी हालात ठीक नहीं है, दिफाई बजट में 1500 अरब रुपए का ये इजाफा करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की मुसीबत ये है कि ये खित्ता छोटी बड़ी हर जरूरत के लिए पाकिस्तान का मुंह देखता है। यहाँ लाहौर, पिंडी, मुल्तान जैसे मुख्तलिफ शहरों से सामान स्कर्दू, गिलगित, चिलास और हुंजा तक पहुँचता है। ऐसे में इनकी कीमतें पहले से ही ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का किराया काफी अधिक होता है। ऊपर से इस वक्त तो पाकिस्तान में ही महंगाई ने आग लगाई हुई है, इसलिए उसका असर तो गिलगित पर पड़ना लाजमी है। हर गरीब इस वक्त परेशान है महंगाई की वजह से। वो बेचारा जो पहले 4 बच्चों को पाल सकता था, अभी वो इस कदर गुर्बत का शिकार है कि या तो वो बच्चों को कम टाइम का खाना खिलाए या बच्चों को घर से निकाले, या फिर उन बच्चों की तालीम को मुतासिर करके किसी जगह पे मुलाजमत कराए। तो महंगाई इस कदर है, मैं इस महंगाई के खिलाफ भरपूर मजम्मत करता हूँ। कल तक शहबाज शरीफ और जरदारी जैसे रहनुमा जिस महंगाई और उससे निपटने में नाकाम रहने के लिए इमरान खान को कोसते फिर रहे थे, आज इख्तिदार में आने के बाद उन्हीं पॉलिसी पर अमल पैरा होते हुए IMF की शर्तों को मानने और उन्हें पूरा करने के लिए नाक रगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। जब इस्लामाबाद का हाल बेहाल है तो भला गुलाम इलाके गिलगित की सूरत हाल कैसे ठीक हो सकती है। इसीलिए यहाँ महंगाई के घोड़े आसमान में रेस लगाने को उतारू हैं और गिलगित बल्तिस्तान की 90% आबादी ये सोचकर हलकान हुई जा रही है कि आज के खाने का जुगाड़ तो किसी तरह हो गया, लेकिन कल क्या होगा। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम 2 जून की रोटी के बंदोबस्त के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। अगर महंगाई का यही आलम बरकरार रहा तो जाने भूख की वजह से कितनी जानें तल्फ होंगी। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर काश्तकारी में जदीद तरीन तब्दीलियों और मुख्तलिफ तरह के कैश क्रॉप्स के जरिए मकामी लोगों की आमदनी में इजाफा हो रहा है। इसकी मिसाल इन दिनों जिला रामबन के मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही मैरीगोल्ड कल्टीवेशन से मिल रही है। मैरीगोल्ड यानी गेंदा फूल की काश्त में लोगों को कम वक्त में ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिल रहा है। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने के लिए रिवायती ज़रई पैदावार के साथ मुख्तलिफ कैश क्रॉप्स उगाने पर तवज्जो दी जा रही है। इन दिनों जिला रामबन में भी फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत मकामी काश्तकारों को मैरीगोल्ड कल्टीवेशन की ओर रागिब किया जा रहा है। फ्लावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत यहीं के प्रोग्रेसिव कल्टीवेटर्स को मैरीगोल्ड के बीज लगाने से लेकर इसके फूलों को उतारने तक हर तरह से मदद दी जा रही है। हमने जो एग्रीकल्चर में फ्लावर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो फ्लावर कल्टीवेशन हमने फर्स्ट टाइम रामबन में स्टार्ट किया है, तो इसी फ्लावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो है हमने 4-5 फार्मर जो है बड़े बड़े फार्मर्स लिए हैं। डिपार्टमेंट जो है इसमें सीड जो है 50% सब्सिडी पे प्रोवाइड करवाता है, और टेक्निकली जो है अगर इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड्स या पेस्ट्स या कोई भी डिजीज वगैरह लगती है तो टाइम टू टाइम हम फील्ड में जाके उसको मॉनिटर करते हैं, और जो इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स जो भी चाहिए हम फैसिलिटेट भी करवा देते हैं। रामबन के मकामी काश्तकारों ने इस साल बतौर फरोख्त करने के लिए पहली बार मैरीगोल्ड के फूलों को तैयार किया है। यहाँ पर आपको बताते चले
कि अब तक मकामी काश्तकार रिवायती तरीके से मकई ही उगाया करते थे, लेकिन इस साल इन्होंने कुछ नया करने की सोची और गेंदे के फूलों की खेती में हाथ आजमाया और तकरीबन 4 महीने में नतीजा सबके सामने है। मक्की वगैरह लगाते थे और उसमें बांदर वगैरह खा जाते थे मक्की। अब गवर्नमेंट स्कीम दी ना फूल लगाने की, इसमें फूल लगाते, एग्रीकल्चर वालों ने बोला फूल लगाने के लिए फूल लगाए हमने इसमें, और इसमें अच्छा फायदा हमको मिल रहा है फूलों में। 2016 में इंटीग्रेटेड एरोमा डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप मंसूबे को कयाम अमल में लाया गया था। इस मंसूबे को 2 जुज में बांटते हुए एरोमा मिशन और फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत काम किया जा रहा है। फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत गेंदे जैसे दीगर साजो सज्जा के फूलों को उगाने पर तवज्जो मरकूज है। रामबन में तैयार गेंदे के फूलों को मकामी काश्तकार मुख्तलिफ बाजारों में फरोख्त करने से अच्छा मुनाफा कमाने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। मैरीगोल्ड का है, इसका तो बहुत बेनिफिट है, इसकी मार्केटिंग भी अच्छी है, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से पैसा आ जाता है इसमें। तो मक्की वगैरह में तो हमें दिक्कत आती है, उसको 6 महीने लगते हैं, इसको 3 महीने में। अगर हम इसको अभी 3 महीने में फसल हो गई, इसको कम से कम 10 दिन हुए हैं तो फसल तैयार होगी, कम से कम 10 किलो इसका यहाँ से बाजार में चला गया, यहीं रामबन में। अब तो ये क्वांटलों में निकलेगा, जहाँ तो उधमपुर में इसका कंडक्ट है, तो मंडी में, जहाँ कटरा में, कहीं भी हो सकता है। मार्केटिंग अब यात्रा भी चल रही है तो इसकी अच्छा होता है। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने के मंसूबे को ग्रास रूट लेवल पर यकीनी बनाने का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। मुख्तलिफ देही इलाकों में तैयार अलग अलग कैश क्रॉप्स को बाजारों में फरोख्त करके काश्तकार अपनी आमदनी बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं और अब इस कड़ी में जिला रामबन के किसान भी शामिल हो रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Zalan kotvan vesiye yarasvan talaylakti yarasvan yar do nar khad zalan